physics of 9th class. Chapter name is Constitutional Design, in which I will teach you the topic what is Constitution and what problems faced by making of Indian Constitution. संविधान क्या है? अब जब भारत का संविधान बना तो संविधान के मेकर्स को, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे इसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. किसी देश का संविधान वह होता है जिसमें written rules होते हैं. संविधान में written rules होते हैं, लिखित नियम होते हैं, और उन लिखित नियमों के अनुसार जो वो देश का शासन चलाया जाता है. और ये लिखित जो नियम होते हैं वो सभी पीपल्स को एक्सेप्टेड होते हैं, स्वीकृत होते हैं, जो उस देश के अंदर लोग रहते हैं. इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन जो वो एक सुप्रीम लॉ होता है, सुप्रीम कानून होता है, दैट डिटरमाइंस, वो क्या डिटरमाइंस करता है? द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन ए कंट्री एंड आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ होता है जो सरकार और लोगों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है. यस स्टूडेंट्स, एक कॉन्स्टिट्यूशन does many things. कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई चीजें आती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? कौन कौन सी चीजें उसमें आती हैं? देखिए, इट जनरेट्स a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहाँ के लोगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन उत्पन्न करता है, एक समन्वय उत्पन्न करता है, एक विश्वास उत्पन्न करता है, एक ट्रस्ट उत्पन्न करता है डिफरेंट पीपल्स के बीच में. जैसे हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स रहते हैं. हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, डिफरेंट कल्चर्स के लोग ये यहाँ पर रहते हैं. तो संविधान जो है वो उन सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स के बीच में जो वो एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय और एक ट्रस्ट पैदा करता है. क्या पैदा करता है? कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट. सेकेंडली, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट. ये भी स्पष्ट करता है, किसी देश का जो संविधान है वो स्पष्ट करता है हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, कि किसी भी उस देश की सरकार का गठन कैसे होना है, कैसे सरकार चुनी जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री. हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. और उस संविधान द्वारा जो गठित, संविधान के नियमों के द्वारा जो भी सरकार गठित की जाएगी, चुनी जाएगी, उस सरकार की क्या पावर्स होंगी और उस पावर के द्वारा वो क्या डिसीजन लेगी. सो इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन. कौन कौन से वो सरकार डिसीजन लेगी, किस तरह संविधान के रूल्स के अंतर्गत सरकार को चुना जाएगा. नेक्स्ट हमारा है, it lays down limits on the power of government. तो संविधान जो वो सरकार की पावर्स को भी लिमिट्स करता है. संविधान किसी भी सरकार को अनलिमिटेड पावर नहीं देता
नागरिकों के, सिटीजन्स के राइट्स को भी बताता है। ठीक है, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस तरह से संविधान जो वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को, सरकार की पावर्स को भी लिमिट्स करता है। उस पावर से बाहर सरकार नहीं जा सकती है और ना तो सरकार को फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ये लोगों की आकांक्षाओं को क्या करता है? एक्सप्रेस करता है, बताता है अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। संविधान जो है वो लोगों की आकांक्षाओं को बताता है जिसके द्वारा वो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसी चीजें थी जो संविधान हमें बताता है। इसके बाद जब हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है, तो उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने फेस की, तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे अभी। तो इसमें देखिए पहला है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। जब हमारा संविधान बन रहा था, ठीक है, तो उसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, देखिए आप आज भी हमारे इंडिया के अंदर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, विभिन्न तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, विभिन्न कल्चर्स के लोग रहते हैं, विभिन्न कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो उसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मतलब मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन who use and diverse country like India was not easy task। तो उस देश के लोगों के लिए, मतलब भारत जैसे देश के लोगों के लिए एक ऐसे संविधान, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत थी जिससे सारे एग्री हो, सारे कम्युनिटीज के लोग एग्री हो। ऐसा संविधान में ऐसे रूल नहीं बनाएंगे जिससे हमारे हिंदू वो एग्री ना हो या मुस्लिम एग्री ना हो, ईसाई एग्री ना हो। ऐसे संविधान बनाने की जरूरत थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था, संविधान के मेकर्स के द्वारा बनाया गया था। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी विविधता थी कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि सभी उससे सहमत हो, एग्री हो। नेक्स्ट हमारा है पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। आपको पता है कि हमारे देश का पार्टीशन किस आधार पर हुआ था? रिलीजियस डिफरेंस, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। तो रिलीजियस डिफरेंस क्या था? भारत का जो विभाजन 1947 में हुआ था, तो इन दो विशेष कम्युनिटीज को लेकर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। क्या एक भारत बना था और एक पाकिस्तान बना था। तो देखिए उसमें जब हमारा संविधान बना था, देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य एक कांग्रेस के लीडर थे, ठीक है, उनके द्वारा वो एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई, ठीक है। तो इस कमेटी का जो अधिवेशन है वो कराची में 1930 में बंद हुआ। तो कराची में जब 1931 को अधिवेशन हुआ, उसके अनुसार एक रिजोल्यूशन पास किया गया, प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें ये बताया गया था कि आने वाले समय में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो किस तरह का होगा। तो 1931 और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट जो क्या बनी? असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? इसमें जो वो चुने हुए प्रतिनिधि थे, तो उसमें जो वो भारत और पाकिस्तान को विभाजन नहीं होता, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, 389। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, इसमें चुने हुए प्रतिनिधि थे, कुल जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो 389
लेकिन कहते हैं कि जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसी स्टेज को वो भारत का विभाजन हो जाता है, एक इंडिया और दूसरा कौन बना, पाकिस्तान। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, वो कुल कितने रहे थे? 299। बाकी कहाँ चले गए? पाकिस्तान एरिया में। तो ये 299 मेंबर्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहेंगे, जिसने कि भारत का संविधान बनाया था। तो अब भारत का संविधान बनाया था। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है पार्टीशन ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। जो हमारा जो देश का विभाजन हुआ रिलीजियस डिफरेंस के ऊपर हुआ, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर हुआ। तो अब भारत में ये नहीं कि सारे के सारे मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान में चले गए। अब भारत के अंदर फिर भी मुस्लिम थे, ठीक है। तो इससे सारा और भी धर्मों के लोग यहाँ पर रह रहे थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे संविधान बनाने की जरूरत थी कि जिसमें सभी कम्युनिटीज के लोग, सभी धर्मों के लोग जो हैं वो उससे सहमत हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। नंबर 3, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो एक बहुत बड़ी दैट वाज द बिग प्रॉब्लम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो कहता है कि जब अंग्रेज यहां से चले गए तो एक चीज छोड़ गए, क्या? Britisher had left it to the rulers whether they want to join India or Pakistan or remain independent। देखिए, जब हमने आजादी प्राप्त की या आजादी से पहले देश के अंदर कितनी रियासतें थी? 565, ठीक है। इसमें से कुछ रियासतें जो थी वो भारत में नहीं मिलना चाहती थी, ठीक है। आज भारत को क्या कहा जाता है? आर्टिकल नंबर 1 के अनुसार भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। तो उसमें 565 क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स। और ये प्रिंसली स्टेट जो भारत के सामने नहीं होनी चाहती थी, इंक्लूड नहीं होनी चाहती थी, जिसमें हैदराबाद थी, मणिपुर था, जम्मू एंड कश्मीर थी, राजस्थान के कुछ स्टेट थे, ठीक है। तो उसमें ब्रिटिश ने जब भारत को आजाद किया तो वो क्या कह करोगे कि ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स। तो उन शासकों को ये क्या कह दिया था कि whether they want to join India, वो या तो इंडिया में ज्वाइन हो जाना या तो पाकिस्तान में आप ज्वाइन हो सकते हो, या रिमेन इंडिपेंडेंट, या अपना ही कोई देश बना लो, अपना ही राज्य बना लो। तो this was the big problem for the Constituent Assembly. How they unite these 565 प्रिंसली स्टेट्स, और किस तरह से हम संविधान को बनाए। तो that was the big problem। देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास एक बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम ये भी थी, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद इक्वालिटी बट इन रियलिटी पीपल वाज नॉट इक्वल। हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन था वो सभी लोगों को इक्वालिटी प्राप्त करवा रहा था। ऐसा संविधान बनाने की योजना थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सभी उस संविधान के अनुरूप इक्वल हो, एक मतलब समान। बट इन रियलिटी पीपल वाज नॉट इक्वल। वास्तव में लोग जो थे वो इक्वल नहीं थे। इसमें जो रिच और पुअर का बहुत बड़ा डिफरेंस था। एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। तो सभी को लेकर के चलना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये एक बहुत
will the people of India accept the constitution? अब constituent assembly के लिए या मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को यह डर था कि जो कोई वो संविधान बनाने जा रहे हैं, क्या लोग उनके द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कि जुलाई 1946 में 1946 में बनी थी और उसका जो चुनाव था वो जुलाई 1946 में हुआ था और इसने भारत का संविधान बनाया, ठीक है। और भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 years 11 months and 18 days। कितना समय लगा? 2 years 11 months and 18 days। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इस संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949। और ये कब लागू हो गया था? When it will came into force। ये कब लागू हो गया था आपको पता ही होना चाहिए। ये हमारा भारत का संविधान है। When it came into force 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये बन गया था और भारत जो था वो क्या कहलाया था? रिपब्लिक। हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950। अब ये देखिए, मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर दैट विल द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स को ये डर था क्या लोग इस हमारे द्वारा बनाए गए संविधान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लोगों ने एक्सेप्ट किया और आज भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत की सरकार आज कार्य कर रही है और सफलपूर्वक हमारा जो देश है वो डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आगे बढ़ता जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, राइट टू इक्वालिटी है ना, उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब इसमें 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक लोगों को, जो भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक जो भी अडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार है। तो आज हमारे संविधान जो संविधान बना हुआ है उसके साथ सरकार है कार्य कर रही है और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। तो बेटा, आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की मेन चीजें क्या आती हैं। भाई भी नीड है कॉन्स्टिट्यूशन, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था तो क्या क्या प्रॉब्लम जो थी वो फेस आई थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो ये हमने आज सीखा। इसी के साथ मैं यहीं पर अपने टॉपिक को बंद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।